सबका मेरे चैनल पे। और क्योंकि आप बार बार मुझे बोल रहे थे कि मैम प्लीज़ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए इंग्लिश लिटरेचर के, बीए सेकेंड ईयर के लिए भी। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए मैं शॉर्ट जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो तो मैं प्रिपेयर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बड़े क्वेश्चंस मैंने आपके लिए नोट डाउन किए हैं। तो मैं आपके साथ में उन्हें शेयर कर देती हूँ फटाफट से, जो कि आपके विक्रम यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम 2023 की जो होने वाली है। दैट इज़ आई थिंक मैं अभी रात को आपके लिए 2 बजे मैं आपके लिए ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे बार बार बोल रहे थे कि मैम प्लीज़ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगेन मैं ये कह रही हूँ कि मैं दावा नहीं करती हूँ कि ये प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं एक ही पर्टिकुलर वर्क से, कि अगर बार बार क्वेश्चंस पूछे भी जाएं तो भी रिपीट नहीं होंगे क्वेश्चंस, क्योंकि इतने क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपने ठीक से वर्क पढ़ा है, उसकी थीम्स आपको पता है, तो आप आंसर्स कर सकते हैं। बहुत डरने वाली बात है ही नहीं। चलिए, तो हम फटाफट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। तो जो आपकी यूनिट 1 है, उसमें से जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से हैं कि पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्कस इन डिटेल टाइप्स ऑफ फिक्शन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, क्योंकि ये एक अकेला प्रश्न मुझे लग रहा है जो आपके फ़िक्शन के प्रकारों से संबंधित है। तो इसमें आपको पूरा डिटेल में बताना है कि फ़िक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। उसमें आपको नोवेला, शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह उन सबको भी इंक्लूड करना है। प्लस आप इसके अंदर फ़िक्शन के जो डिफरेंट जॉनर्स होते हैं उन्हें भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वो जॉनर्स पर ही आपका पूरा पेपर बेस्ड है। आपकी एपिसलरी नॉवेल्स हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल है, मॉडर्न नॉवेल्स जो हैं उनकी क्या ट्रेड्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्लस आपके गोथिक नॉवल है, साइंस फिक्शन है, डिस्टोपिया है। तो लगभग बहुत सारे टाइप्स ऑफ फिक्शंस, बहुत प्यारा पेपर बनाया है आपका, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फिक्शन के टाइप्स होते हैं वो आपको इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि टाइप्स ऑफ फिक्शन आपको पता होना चाहिए, और इस पर या तो शॉर्ट में या डिटेल में एक प्रश्न बनना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी दूसरा प्रश्न देखिए आप, डैनियल डीफो एज ए नॉवलिस्ट। देखिए, ये आपको हर क्वेश्चन का, हर नॉवलिस्ट का करना ही है। हर नॉवलिस्ट जो है उसको आपको एज ए नॉवलिस्ट करना है। अगर आप एज ए नॉवलिस्ट कर लेते हैं, दैट मीन्स आप उसके ओवरऑल बहुत सारे क्वेश्चंस को आप कवर कर लेते हैं, क्योंकि उसकी स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस, उसकी नैरेटिव स्टाइल, उसका वो किस तरीके से अपने नॉवेल्स के अंदर कौन कौन से स्टाइल्स को यूज़ करता है टू मेक इट इंटरेस्टिंग एंड कनेक्टेड, उसका प्लॉट कंस्ट्रक्शन कैसा है। एक तो ये आपको हर नॉवलिस्ट का करना ही है कि जैसे अभी फ़िलहाल हम डैनियल डीफो की बात करें तो डैनियल डीफो एज ए नॉवलिस्ट, और अगर हम जिस भी नॉवलिस्ट के बारे में बात करेंगे उसको एज ए नॉवलिस्ट आपको करना ही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हर नॉवल की आपको थीम्स करनी है, और उसके जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स के कैरेक्टर स्केचेस आपको करने ही हैं। जो भी मेन कैरेक्टर है, जो भी प्रोटैगनिस्ट है या उसकी हीरो हीरोइन है, जिन्हें आप बोलते हैं आम भाषा में, जो प्रोटैगनिस्ट है आपके नॉवल के, उन प्रोटैगनिस्ट के कैरेक्टर स्केचेस आपको करने ही हैं। और अगर कोई उसका कोई विलन है या कोई मेन बहुत ही ज़्यादा जो उसका सब प्लॉट है अगर कोई, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी टेक्निक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो हर नॉवल में से एज ए नॉवलिस्ट, उसके बाद दूसरा उसकी थीम्स, और तीसरा उसके कैरेक्टर स्केचेस आपको करने ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डैनियल डीफो में से ही ये प्रश्न है आपका अगला, कि इसमें डैनियल डीफो वाला जो आपका रॉबिन्सन क्रूसो है, उसके अंदर सिंबल्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरीके से यूज़ किया गया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, रॉबिन्सन क्रूसो एज अ पिकारेस्क नॉवल। देखिए पिकारेस्क नॉवल, क्योंकि ये नॉवल आपका पिकारेस्क नॉवल है, तो आपको पिकारेस्क नॉवल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पता होनी चाहिए। प्लस आपको पिकारेस्क नॉवल ये कैसे है उसको डिफ़ाइन करना भी आना चाहिए। उसके बाद आपका डैनियल डीफो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगला आपका जो नॉवलिस्ट है, जो राइटर है, वो है रिचर्डसन। ओके, तो अगेन मैं आपको बोलूँगी कि एक तो आपको वो जिस एज से बिलोंग करता है, जो भी राइटर है वो, फिर उनकी जब बर्थ और डेथ
प्लस उनकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक और उनके बहुत सारे जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो आपको करने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो आपको पूरा नाम भी उनका पता होना चाहिए। अगर स्यूडोनिम है, स्यूडोनिम यानी वो अपने असली नाम से नहीं लिखते हैं, जैसे जॉर्ज इलियट, जॉर्ज इलियट असली नाम नहीं है, मैरी एन इवांस जो है वो जॉर्ज इलियट के नाम से लिखती थी। तो आपको उनके स्यूडोनिम्स भी पता होने चाहिए और उनके एक्चुअल नेम्स, फुल जो है नेम्स, वो आपको पता होने चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप रिचर्डसन का। रिचर्डसन एज ए नॉवलिस्ट एंड पामेला का कैरेक्टर स्केच, क्योंकि पामेला जो है वो उसका मेन कैरेक्टर है, उसकी प्रोटैगनिस्ट है, इसलिए पामेला का कैरेक्टर स्केच मैंने दिया है। अदरवाइज़ आप और भी जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं उनके कैरेक्टर स्केचेस को एक बार पढ़ के ज़रूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्योंकि रिचर्डसन का पामेला एक एपिसलरी नॉवल है, तो आपको ये करना है कि एपिसलरी नॉवेल्स किन्हें कहते हैं, किस एपिसलरी नॉवेल्स किस टाइप के नॉवेल्स होते हैं, और ये लेटर के फॉर्म में लिखे जाते थे एक्चुअली, तो वो आपको इसकी फॉर्म ही तो इसको स्पेशल बनाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ इट इज़ एन एपिसलरी नॉवल, तो आप इसको डिस्कस कीजिए। फिर उसके बाद कुछ जो इम्पॉर्टेंट थीम्स है इस नॉवल की, कि ये जो नॉवल है इस नॉवल की क्या इंपॉर्टेंट थीम्स है वो आपको पता होनी चाहिए। थीम्स आपको करनी ही है, हर नॉवल की आपको थीम्स पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट राइटर पे हम चले जाते हैं, वो है जेन ऑस्टन। क्योंकि ये फेमिनिज़म से रिलेटेड है तो थोड़ा सा आपको फेमिनिज़म के बारे में पता होना चाहिए, किस तरीके से 17वीं सेंचुरी, 16वीं सेंचुरी या 18वीं सेंचुरी तक भी फीमेल राइटर्स जो हैं उनको पब्लिश नहीं करते थे क्रिटिक्स। मतलब जो भी पब्लिशर्स थे वो फीमेल राइटर्स की नॉवेल्स को पब्लिश नहीं करते थे, और उन्होंने क्या स्ट्रगल किया उसका बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अदरवाइज़ अब क्योंकि एक दिन ही बचा है, आई थिंक कल तो आप लोगों का पेपर ही है, तो एक बार सरसरी निगाह से बस आप लोग ये देख लेना, जेन ऑस्टन एज ए नॉवलिस्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। फेमिनिज्म को मैं बोल रही हूँ, ज़रा सा सरसरी निगाह से देख लेना, और नहीं भी देखोगे तो चलेगा। तो जेन ऑस्टन जो है एज ए नॉवलिस्ट, अगेन नॉवलिस्ट का मतलब यही है कि जेन ऑस्टन किस तरह की स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस यूज़ करती हैं, किस तरह की उनकी सेटिंग है, किस तरह का प्लॉट है, कैसी स्टोरी लाइन है, उनके कैसे सब प्लॉट्स होते हैं, और उनके जो कैरेक्टर्स हैं, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए जो उनके क्या कहते हैं आपके सहायक जो कैरेक्टर्स हैं वो किस तरीके से वो डेवलप करती हैं, किस तरह से उनकी स्टोरी लाइन आगे बढ़ती है ना। तो वो सारी टेक्निकल चीज़ें जो है एज ए नॉवलिस्ट में आ जाएगी। उसके बाद कैरेक्टर स्केच ऑफ डार्सी एंड एलिजाबेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों जो हैं इस नॉवल के बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, तो इनकी कैरेक्टर स्केचेस आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद आपका इस नॉवल की क्या थीम्स हैं, मैंने बोला आपको कि हर नॉवल में आपको थीम्स करनी ही है, प्लस जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि भाई ये जो प्राइड और प्रेजुडिस, इसको प्राइड और प्रेजुडिस नाम क्यों दिया है, कौन है जो प्राइड को रिप्रेजेंट करता है और कौन है जो प्रेजुडिस को रिप्रेजेंट करता है इस नॉवल के अंदर। अगली यूनिट देखिए, अगली यूनिट में आपके चार्ल्स डिकेंस आ जाते हैं, और इसमें भी अगेन चार्ल्स डिकेंस एज अ नॉवलिस्ट आपको करना है, प्लस उनके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर स्केचेस करने जो आपके नॉवल कोर्स में है, उसके जो भी मेन कैरेक्टर्स हैं उनके कैरेक्टर स्केचेस आपको पता होने चाहिए, किसी का भी नाम लेकर के, और वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए जो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका अगला, वो है व्हाट इज़ हिस्टोरिकल फिक्शन। ठीक है क्योंकि ये हिस्टोरिकल फिक्शन है, चार्ल्स डिकेंस का टेल ऑफ टू सिटीज़, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन जिससे कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक पीरियड प्रभावित हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी आपकी 1789 में, और रोमांटिक पीरियड बहुत ज़्यादा प्रभावित था इससे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पूरा मेन स्टोरी लाइन क्या है इस पूरे नॉवेल का, क्योंकि पूरा जो नॉवेल है वो दो बहुत ही हमशक्ल दिखने वाले लोगों पर बेस्ड है। प्लस ये तो एक मेन स्टोरी लाइन तो इसकी ये चलती है, प्लस उसके साथ में जो अत्याचार उस समय के मध्यम वर्गीय परिवारों के ऊपर हो रहे थे तो वो भी उसके अंदर डिपिक्ट किए गए हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, पूरी कहानी आपको याद होनी चाहिए, और आप लोगों ने पढ़ाई की ही होगी साल भर तक, तो आप इसे ज़रूर करके जाएं कि व्हाट इज़ हिस्टोरिकल फिक्शन एंड डिस्कस इन रेफरेंस टू अ टेल ऑफ टू सिटीज़। उसके बाद अगला देखिए, अगला है आपका टॉमस हार्डी।
देखिए जो टॉमस हार्डी है ना, वो एज ए नॉवलिस्ट करना ही है, थीम्स करने ही हैं, और उसकी नैरेटिव स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको करनी ही है। हार्डी के वेसेक्स नॉवेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शायद कभी आपको एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि हु इन्वेंटेड वेसेक्स नॉवेल्स, तो वेसेक्स नॉवेल्स के इन्वेंटर जो हैं वो टॉमस हार्डी थे। और थीम्स एंड नैरेटिव स्टाइल, इनकी इनके जो आपका नॉवेल है आपके कोर्स में, उसकी क्या थीम्स हैं इम्पॉर्टेंट, और उनकी हार्डी ने क्या नैरेटिव स्टाइल उसके लिए यूज़ किए, और इसके जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनके कैरेक्टर स्केचेस आपको पता होने चाहिए, स्पेशली जो प्रोटैगनिस्ट हैं उनके। अब आगे चलते हैं हम, तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा ही बार बार आपको देखने को, रेकरेंट थीम है ये जो देखने को मिलती है आपको, या रेकरेंट चीज़ है जो देखने को मिलती है हार्डी के नॉवेल्स में, कि इसके नॉवेल्स के अंदर ना फेट और चांस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, फेट एंड चांस। तो हाउ फेट एंड चांस आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हार्डीज नॉवेल्स, ये एक अच्छा प्रश्न बनता है। अगला आपका जो नॉवलिस्ट है वो है जॉर्ज इलियट। जैसा मैंने पहले ही कहा था, जॉर्ज इलियट एक फ़ीमेल है, मैरी एन इवांस उनका नाम था, और वो जॉर्ज इलियट के नाम से लिखती थी, क्योंकि फ़ीमेल राइटर्स के वर्क्स को पब्लिश करने के लिए पब्लिशर्स नहीं मिलते थे उस टाइम पर। ये फेमिनिज़म की बात है, और फेमिनिज़म आपके पता है उसके अंदर ना शॉर्ट टर्म्स दी हुई हैं आपके सिलेबस के अंदर, जब आप देखेंगे तो वो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। हाँ, तो एज ए नॉवलिस्ट करना ही है इनको भी आपको, और जो इनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो आपको करने हैं। अब अगले आप यूनिट पर आ जाइए। यूनिट 3 में डी.एच. लॉरेंस हैं, उनका सन्स एंड लवर्स आपके कोर्स में है। और डी.एच. लॉरेंस का सन्स एंड लवर्स कैसे इंपॉर्टेंट है, पहली बात मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था डी.एच. लॉरेंस का आपके टेस्ट में, कि डिस्कस इट एज एन ऑटोबायोग्राफिकल नावल, तो आपको ये सन्स एंड लवर्स एज एन ऑटोबायोग्राफिकल नावल, इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सन्स एंड लवर्स एज एन ऑटोबायोग्राफिकल नावल। उसके बाद इसका जो टाइटल है, जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि व्हाट इज़ द जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल, व्हाई इट इज़ कॉल्ड सन्स एंड लवर्स। इसके बाद इसमें आपको ओडिपस कॉम्प्लेक्स भी देखने को मिलेगा, तो आपको ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कौन से नावल में देखने को मिलता है, सन्स एंड लवर्स के अंदर। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए आपको इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल जो आपकी ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, और उसके बाद ही आपको 1 मिनट आ रही है। उसके बाद आप देखेंगे, आप डी.एच. लॉरेंस एज ए नॉवलिस्ट करना है आपको, उसकी स्टाइल भी करनी है आपको लॉरेंस की, उनकी थीम्स ऑफ द नॉवल भी करनी है, और कैरेक्टर स्केच भी करना है। उसके बाद सन्स एंड लवर्स एज एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल भी आपको करना है, तो और जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल भी देना है। अब अगला जो है कि मॉडर्न फिक्शन की क्या इंपॉर्टेंट ट्रेट्स हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कि जो अभी, क्योंकि आपके जो नॉवेल्स हैं वो डिवाइडेड है विक्टोरियन एरा में, मॉडर्न एरा में, तो ये मॉडर्न एरा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, कि मॉडर्न एरा में आपके जो नॉवेल्स हैं, जो फिक्शन हैं, उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और क्या चीज़ें आ गई थी, और कैसे ये थोड़े अलग थे। आगे चलते हैं। वर्जीनिया वुल्फ जो है वो मॉडर्न एज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं, और इनका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसको यूज़ करती हैं अपने नॉवेल्स में, और इन्होंने मिसेस डैलोवे में भी उसे यूज़ किया है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को उन्होंने कैसे यूज़ किया है वर्जीनिया वुल्फ ने, और इनके वही अगेन वर्जीनिया वुल्फ एज ए नॉवलिस्ट आपको करना ही है, थीम्स आपको देखनी ही है, और जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनके कैरेक्टर स्केचेस आपको करने ही हैं। वर्जीनिया वुल्फ किस तरीके से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को यूज़ करती हैं मिसेस डैलोवे में, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। अगला देखिए आप, जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल एज ए नॉवलिस्ट, थीम्स एंड कैरेक्टर्स, अगेन सेम चीज़ है इसमें भी, कि वो नॉवलिस्ट, उनकी थीम्स और उनके कैरेक्टर स्केचेस आपको देखने हैं। उसके अलावा जॉर्ज ऑरवेल का जो 1984 है वो एक डिस्टोपियन नावल है। किस तरीके का नावल है, डिस्टोपियन। तो ये जो डिस्टोपियन नावल होते हैं, इनकी क्या कैरेक्टर स्टिक्स होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि 1984 जो है वो एक डिस्टोपियन नावल है, और आपको बताना है कि ये एक साइंस फिक्शन भी है, प्लस उसके साथ में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट, देखो मैंने क्या क्या लिखा है इसके अंदर, ये देख लेते हैं हम एक बार फटाफट से। पहला है, डिस्कस 1984 एज अ
डिस्टोपियन नॉवल। उसके बाद लिखा है मैंने कि रोल ऑफ बिग ब्रदर, बिग ब्रदर का क्या रोल है इसमें, और इट डिपिक्ट्स द फॉल्स ऑफ टोटलिटेरियन स्टेट, और जो टोटलिटेरियन स्टेट है वो उसकी कुछ फॉल्ट्स कैसे दिखाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से। अब लास्ट यूनिट है आपकी यूनिट 4th, और यूनिट 4th में आपके जो प्रश्न बनते हैं वो इस तरह से हैं। पहला प्रश्न बनता है आपका जैसे व्हाट आर साइंस फिक्शन, साइंस फिक्शन क्या होते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, विशेषताएं क्या होती हैं, एंड विच आर इन योर कोर्स, जो आपके कोर्स में साइंस फिक्शन है वो कौन कौन से हैं। फिर वाई इज़ फ्रैंकेस्टीन कॉल्ड द मॉडर्न प्रोमीथियस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने टेस्ट में भी दिया था आपको कि फ्रैंकेस्टीन को मॉडर्न प्रोमीथियस क्यों कहा गया है। इस फिर अगेन इसकी थीम्स क्या हैं और इसके कैरेक्टर स्केचेस आपको करने हैं फ्रैंकेस्टीन के भी, ठीक है। मैरी शैली ने लिखा है फ्रैंकेस्टीन, ध्यान रखना। और ये किस तरीके से एक, इसमें कुछ कुछ गोथिक नॉवल के भी आपको ट्रेड्स मिलेंगे, और आपको इसके अंदर ना सिर्फ गोथिक नॉवल के, बस इसके अलावा ये एक तरीके का साइंस फिक्शन भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से एक हॉरर फिक्शन, गोथिक फिक्शन, साइंस फिक्शन है, और ये किस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर डिटेक्टिव फिक्शन। आपके कोर्स में वैसे तो मिस्ट्री प्ले है, मिस्ट्री नॉवल है, और एक आपके डिटेक्टिव फिक्शन है। डिटेक्टिव फिक्शन जो है आपका आर्थर कॉनन डॉयल जो है, उन्होंने शार्लक होम्स नाम के कैरेक्टर का, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ शार्लक होम्स, तो आपको पता होना चाहिए पूरा नाम आर्थर कॉनन डॉयल। आर्थर कॉनन डॉयल ने ही शार्लक होम्स को इन्वेंट किया। वो बिल्कुल हमारे यहाँ पे जैसे व्योमकेश बख्शी, एक पुराने समय में एक प्रोग्राम आता था, तो व्योमकेश बख्शी जो एक डिटेक्टिव था, उस तरह से शार्लक होम्स एक डिटेक्टिव है, लेकिन वो एक इमेजिनरी डिटेक्टिव है। तो उसकी रचना किसने की है, आर्थर कॉनन डॉयल ने की है। तो आपके कोर्स में डिटेक्टिव फिक्शन में एक है, और आपके कोर्स में मिस्टीरियस फिक्शन में भी है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि मिस्ट्री प्लेज और डिटेक्टिव फिक्शन को लिखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसमें आपको सेटिंग जो है वो देखनी पड़ती है। सस्पेंस और हॉरर जो है उसको मेंटेन करने के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं, क्योंकि सस्पेंस बना के रखना है आपको। तो और उस आजकल तो पिक्चर के थ्रू हो जाता है, आपके पास म्यूज़िक है, आपके पास बैकग्राउंड म्यूज़िक है, आपके पास में आपके पास में टेलीविज़न है जिसके थ्रू आप दिखाते हो। लेकिन उस समय तो लिखना, आपको, आप इतने टैलेंटेड होने चाहिए थे कि आप जो लिख रहे हैं उसको पढ़ कर के रीडर वो सारा इमेजिन करे और वो ऐसी जगह पर पहुंच जाए और उसे डर भी लगे। तो इसमें बहुत स्किल चाहिए होता है। तो साइंस फिक्शन, डिटेक्टिव फिक्शन को आपको ऐसे बिल्कुल ऐसे नॉर्मल नहीं मानना है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी देखिए इसमें प्रश्न है, व्हाट आर डिटेक्टिव फिक्शन, व्हाट आर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोथिक नॉवल। एक ये भी इम्पॉर्टेंट है कि गोथिक नॉवल जो होते हैं उनके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फिर मिस्टीरियस नॉवेल्स क्या होते हैं, मेजर थीम्स ऑफ द नॉवल क्या हैं, डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड की थीम्स क्या हैं वो आपको बतानी है। द स्टेजेस एंड इम्पैक्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ये जो आपका नॉवल है डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड, इसमें आपको पता है कि वो किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करता है। तो वो जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट की क्या स्टेजेस हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कमेंट ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द सेटिंग इन द नॉवल द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स। देखिए सेटिंग कैसे इंपॉर्टेंट है, जो हाउंड ऑफ द बास्करविल्स है उसमें अगर इस तरीके की सेटिंग नहीं बनाई जाती तो क्या ये इतना सस्पेंस से भरा हुआ और इतना इम्पैक्टफुल होता। तो इसलिए सेटिंग जो है वो किस तरीके से लेखक ने इतने स्किलफुल हैंड के साथ में सेटिंग्स वगैरह उसकी करी है, और क्या स्टोरी लाइन है, क्या प्लॉट है, किस तरीके की टेक्निक्स यूज़ की है, ये सभी चीज़ें इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डज़ द नॉवल एक्सप्लोर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रैशनलिज्म एंड द ऑकल्ट, ये अगेन आपका किस में से पूछा गया है, हाउंड ऑफ द बास्करविल्स का क्वेश्चन है ये, कि हाउंड्स ऑफ द बास्करविल्स के अंदर किस तरीके से रैशनलिज्म भी है और ऑकल्ट भी है, दोनों का जो एक आपको मिक्सचर दिखाई देता है, और जो एक कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों के बीच में, जो एक लड़ाई है वो आपको दिखाई देती है, वो कैसे दिखाई देती है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं इतना ही हेल्प कर सकती थी आपको एक दिन के अंदर। आई एम रियली सॉरी कि मैं लेट हो गई, बिकॉज इतना ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है कि मैं समय नहीं निकाल पाती हूँ आप लोगों के लिए यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड करने के लिए। तो जो बच्चे मुझसे रेगुलरली पढ़ रहे हैं वो तो फॉर श्योर समझ पाएंगे इसको, इन सारी चीज़ों को। पर उन बच्चों को भी ऑल द बेस्ट जो मेरे यूट्यूब के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए हैं।
और सच मानिए ये आप इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर देख कर के जाइएगा, क्योंकि इससे बहुत क्लैरिटीज़ आएंगी आपको। और अगर आपको कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा भी जाता है तो देखिए है एक्चुअली यही सब कुछ, यही थीम्स ही हैं, यही प्लॉट ही हैं। और जो आपको अगर पूरी समरी पता है तो आप वैसे भी आंसर्स कर ही लेंगे, तो घबराना नहीं है। और जितना हमें याद है, जितना हम कर सकते हैं अच्छे से, उतना हमें लिखना ज़रूर है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेल डन, गुड बाय, टेक केयर।